अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक बहुत अच्छी फीलिंग ये लगती है कि विद द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमारी इतनी ज़्यादा जो काविशें रही हैं थ्रू आउट दीज मंथ्स, जहां हम कोरोना अवेयरनेस पे बात करते रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं असर उसका मुझे अब नजर आने लगा है। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स आर गोइंग डाउन। लेकिन व्हेन वी से द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, दैट डज नॉट मीन कि हम अपने आप को बिल्कुल ही आज़ाद कर लें और जो हमने इतनी एहतियात की थी और जितनी जिम्मेदारी के साथ इसको हम लेके चले थे, यकायक हम उसको छोड़ दें। आई थिंक इट विल टेक अ लॉन्ग वाइल बिफोर द थिंग्स गो बैक टू एब्सोल्यूट नॉर्मल। लेकिन हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अब हमें भी इन हिफाजती तदाबीर की आदत हो गई है, जिसमें से कई चीज़ें वैसे ही हिफ्ज़ाने सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। यानी अपनी सफाई का ख्याल रखना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, आने जाने में थोड़ा ख्याल करना। अगर आप बाहर निकले हैं तो आप अपने हाथ मुंह को धो लें। बार बार हाथों को धोना जितना अहम है, उसके बारे में जितनी ज़्यादा बात की जाए वो कम है। और अगर आप ओवरऑल भी देखें, हमारे मुल्क में मदर एंड चाइल्ड मोर्टालिटी की बात की जाती है ना, वो खवातीन जो ज़दगी के फ़ौरन बाद उनकी मौत वाक़ हो जाती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर इसके अलावा जो फर्स्ट 100 डेज यानी पहले जो 3 या 4 माह होते हैं ज़िंदगी के, वो बच्चे के लिए कितने अहम होते हैं। नौज़ायदा बच्चों का उस वक्त ख्याल रखना, और उधर भी आपकी सफाई उतनी इम्पोर्टेंट है। अगर आप आम दिनों में भी, आम जिंदगी में भी अपने हाथ मुंह को साफ रखने का, बार बार साबुन से धोने का एहतमाम करते रहेंगे, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट यू कैन अवॉइड। छोटे बच्चों में जितनी बीमारियां होती हैं, जो डायरिया की बात कर लें, फूड पॉइजनिंग की बात कर लें, देयर ऑल बिकॉज हम सफाई का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, अक्सर आपने एक बात सुनी होगी कि हमें कहा जाता है नॉलेज इज पावर, कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, मालूमात है, तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी हाल ही में माय कोच करेक्टेड मी एंड दैट्स द सेम मैसेज आई एम टेकिंग टू पीपल। नॉलेज पावर नहीं होती, अप्लाइड नॉलेज पावर होती है। यानी ये बात सिर्फ जान लेना काफी नहीं है कि मास्क लगाने से या हाथ धोने से आप कोरोना को अवॉइड कर सकते हैं, ये तो नॉलेज है। जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में कि मैं वाकई जाके हाथ धोऊं, मास्क का एहतमाम करूं, बाहर से आऊं तो अपना ख्याल रखूं, बिला वजह बाहर ना जाऊं, till then I will not be powerful। और ये जिंदगी की हर नॉलेज पे अप्लाई करता है। एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू लेट यू नो कि हम अक्सर बात कर रहे होते थे इमोशनल वेलबींग की, हेल्थ की। आई एम ब्रिंगिंग टू यू अ 14-day चैलेंज। आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी वक्त नहीं है, वसाइल नहीं है, अभी हम पैसे नहीं खरीद सकते। ये मेरा आपके लिए गिफ्ट है। अगर आप अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इतने टैलेंट होने के बावजूद, एक मुस्तकिल मिजाजी होने के बावजूद, और सबसे बढ़कर ये कि अपना एक गोल होने के बावजूद आप उस गोल के करीब क्यों नहीं जा पा रहे, व्हाट आर द थिंग्स। और हमें कभी कभार ये चीजें पता भी नहीं होती, क्योंकि हम समझ रहे होते हैं हम 100% अपना 200% दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स ना आने के लिए आपको ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि वेयर आर यू सेल्फ सैबोटाजिंग योरसेल्फ। और आमतौर पे हमारा बड़ा दिल चाहता है कि हम ब्लेम करें, कभी सियासतदानों को ब्लेम करें, कभी हालात को ब्लेम करें, कभी कोरोना को ब्लेम करें, कभी इकोनॉमी को ब्लेम करें। असल हकीकत ये है कि हमारी डेस्टिनी में ये तमाम चीजें फ्रिल्स हैं। यानी जैसे कहते हैं ना, बहता हुआ दरिया अपना रास्ता बना लेता है, उसी तरह मेरिट, उसी तरह टैलेंट, उसी तरह जज्बा अपने लिए रास्ता निकाल लेता है। जरूरी ये है कि अगर आप वो रास्ता नहीं निकाल पा रहे, आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो फिर ब्लॉकेज कहाँ पे है? उस ब्लॉकेज को रिकग्नाइज करना और उस ब्लॉकेज को दूर करना सिर्फ और सिर्फ आप ही की जिम्मेदारी है। सो आई एम इनवाइटिंग यू, मैं आप सबको दावत दे रही हूँ कि आप मेरे साथ ये 14-day चैलेंज करें। आप बेशक काम कर रहे हो, घर पे हो, स्टूडेंट हो जिसको ये नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। दिस प्रोग्राम इज फॉर एवरीबडी जो ये बिलीव करता है कि वो सक्सेस को, खुशी को, जिंदगी में आगे बढ़ने को डिजर्व करता है, और वो जानना चाहता है कि ऐसी क्या टूल्स, टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कि इसी एनवायरनमेंट में कुछ लोग तो बहुत तरक्की करते हैं, कुछ लोग तो बहुत खुश हैं, इत्मीनान के साथ हैं, मुतमईन हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, whereas some people are unhappy. So if you're tired of being unhappy, if you're tired of blaming people कि जी मेरे हालात की वजह से, या मेरे घर वालों की वजह से, या मेरे रिश्तेदारों की वजह से मेरे साथ ये हुआ है, या मुझे बॉस अच्छा नहीं मिला, then this program is all about empowering yourself. अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी थॉट्स पे आपका
सो दैट जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ। सो सेकंड सवाल सब लोगों का कि ये सबके लिए है और आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है, लेकिन 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप मुझे मेरे टेलीविजन शो पे देखते हैं और एग्जैक्टली 11:10 पर आप मुझे लाइव देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल, जिसमें मेरी और आपकी कमिटमेंट ये होगी कि 14 दिन तक वी शो अप एवरी डे एंड वी लर्न वन कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें जबरदस्त बात यह है कि कहा जाता है कि जिंदगी में कोई भी अच्छी आदत, कोई भी नई आदत को अगर अपनाना हो तो उसके लिए आपको 21 दिन चाहिए होता है। सो 2 हफ्ते की जिम्मेदारी यानी 14 दिन की जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। आई विल बी विद यू, गाइडिंग, कोचिंग यू एंड देन आपके ऊपर है कि आप एक हफ्ता मजीद अगर प्रैक्टिस करें अपने आप को, यू कंटिन्यू कैचिंग योरसेल्फ। आपने कोई गड़बड़ की, आप अपने पुराने तरीके पे वापस जा रहे हैं, नेगेटिव सोच की तरफ वापस जा रहे हैं, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी की तरफ वापस जा रहे हैं, सो किस तरह अपने आप को रोकना है। या किसी भी मोमेंट में अगर आप पावरलेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई आई हैव नो पावर, आई विल बी, मैं इन चीजों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकता, तो ये टूल्स, टेक्निक, स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको सिखाऊंगी, इट विल हेल्प यू ताकि आप कोर्स करेक्ट कर सकें, अपने आप को दोबारा उसी रास्ते पे ला सके, कच्चे में ना उतर जाए और आपकी गाड़ी सीधी चलती रहे। सो ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन माय फेसबुक, गो ऑन माय यूट्यूब, आपके पास तमाम डिटेल्स होंगी। मैंने लास्ट 3 सेशंस में बड़ी डिटेल में बताया है कि व्हाट नीड्स टू बी डन। सो राइट नाउ वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बल्कि ब्रेक से पहले आपको दिखाते हैं कि मौसम बदल रहा है भाई। जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, अल्लाह मियां ने भी हमारे इर्द गिर्द का वेदर जरा बदल दिया है। आपको पता है कि सिंध और कराची खुसूसी तौर पे मानसून का सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। कल भी हम देख रहे थे कि तेज हवाएं चल रही हैं, कुछ बादलों का सिलसिला आया था, लेकिन जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो आए, उन्होंने देखा और वो आगे बढ़ गए। लेकिन आने वाले हफ्तों में हो सकता है सूरत हाल मुख्तलिफ हो। तो वेदर डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, मेट की अपडेट क्या है, क्या तैयारियां कर लेनी है, इसके बारे में जरा बात करते हैं। लेट्स फर्स्ट शो यू दिस रिपोर्ट कि आने वाले फिलहाल जो आज के डेटा की बेस पे तो ये लग रहा है कि इतना कोई बहुत ज्यादा उस तरह की कैफियत नहीं होगी, मतलब मॉडरेट बारिश होगी, ज्यादातर मॉडरेट, लेकिन किसी किसी जगह में हैवी स्पेल हो सकता है। और जो लो लाइंग एरियाज हैं, आपके नशेबी इलाके हैं, वहाँ कुछ पानी वानी खड़ा हो सकता है। अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर तो किया गया है हमारी एडवाइजरी में, लेकिन जो सिस्टम की अभी तक डायनेमिक्स है उसके हिसाब से कोई इतना बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। बारिशों का सीजन सर पर और कराची के नदी नालों की सूरत हाल वही पुरानी। अब तक किसी नाले की सफाई हो सकी और ना ही कचरा निकाला गया। गली महल्लों में मैन हॉल्स भी बंद पड़े हैं। पानी भर जाता है, बारिश से इतना पानी भरा होता है। गवर्नमेंट कोई आती है, फोटो खींच के ले जाते हैं लोग, मगर कोई एक्शन नहीं होता। जब बारिशों का टाइम आता है कचरा इतना भरा हुआ होता है कि दोबारा आप देख लो क्या कंडीशन है कि बारिश होगी तो सभी परेशान होंगे। हुकूमत बार बार ऐलान कर चुकी है कि नालों की सफाइयां करें, अभी तक तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मशीन नहीं लगी हुई है। तो आगे लिए सफाई कराएं ताकि हम डूबने से बच जाएं। लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, बच्चे छोटे हैं वो निकलना मुश्किल हो जाता है, एक हफ्ते तक कोई घर बंद रहते हैं। आज न्यूज पर खबर नशर होने के बाद कराची के जिला शर्की में नदी नालों की सफाई शुरू कर दी गई, जबकि बाकी जिला की सूरत हाल अवाम के सामने है। जी जनाब, एक बड़ा अहम किरदार मीडिया का यकीनन वॉचडॉग की सूरत में होता है कि हम लोगों तक ये आगे पहुंचाते रहें कि कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो रहा। यानी हुकूमती इदारों को भी दोबारा से एक तरह से टाइमली बता दिया जाए, निशानदेही कर दी जाए प्रॉब्लम्स की। लेकिन क्या अगर मीडिया का इसके ऊपर जोर ना हो, क्या मीडिया अगर बार बार ये बात ना करे कि देखें जी मेट डिपार्टमेंट ने वार्निंग जारी कर दी है, अर्बन फ्लडिंग की भी पॉसिबिलिटी है, खुदारा बरसाती नालों को आप साफ कर लें, तो क्या काम नहीं होगा। और फिर सबसे बढ़कर ये कि ये काम भी इतना एड ऑक होता है। बरसाती नालों में अगर गार्बेज और ये बहुत सारी चीजें फंसी हुई हैं तो आमतौर पर देखा ही जाता है उसको निकाला जाके उसी नाले की बिल्कुल साइड पे या बिल्कुल किनारे पे उस गंद को रख दिया जाता है। अगर बारिश आती है अमूमन ये बहकर दोबारा नालों में चला जाता है और उसको ब्लॉक करता है। जो उन इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कितना परेशानी का बायस हो, उनके बच्चों के लिए कभी कभार ये बहुत डेंजरस भी हो जाता है। तो ऑल दीज मैटर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ। और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे, मजीद इस पे बात करेंगे।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। प्रोग्राम की शुरुआत हमने इस बात से की थी कि यकीनन जो जोर था कोविड-19 का उसमें कमी आई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा अब भी टल गया है। एक और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल जो हम देख रहे हैं, खुसूसन अगर कोविड-19 जिस तरह के आप जानते हैं एग्जिस्टिंग अगर कोई आपकी हेल्थ कंडीशंस होती हैं तो ये इसको मजीद एग्रवेट कर देता है। जिन लोगों के लिए जिनकी हालत ज़्यादा क्रिटिकल हुई है या ये वबा जानलेवा साबित हुई है, ये वो लोग थे जिनके पास या तो ऑनगोइंग हेल्थ कंडीशंस थी, वो डायबिटिक हो सकते हैं, हार्ट कंडीशंस हो सकती हैं, हाइपरटेंसिव, और उसके ऊपर जब आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत पे कोविड-19 हमला आवर होता है तो यकीनन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। बच्चों के केस में अगर उमूमन उनमें कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, एक जो बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि वो कोविड-19 की वजह से उनमें जो ट्रिगर होती है एक हेल्थ कंडीशन, एक डिजीज जिसका नाम है कावासाकी डिजीज। ये क्या है, इसमें किस तरह शरियानों में, खुसूसन खून की शरियानों में जो मेजर शरियानें हैं उनमें सोजिश आ जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और ये काफ़ी तशवीशनाक भी हो सकता है। अभी तक बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में एक ये ट्रेंड देखा गया है कि 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं अगर उन पे कोविड-19 हमला आवर होता है तो वो इवेंचुअली उनको उनके अंदर ट्रिगर करता है कावासाकी डिजीज को। पाकिस्तान भर में अभी तक 12 के करीब ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, तो पेरेंट्स को इसके बारे में आगाही होना बहुत जरूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राबिया रियाज जो इसी हवाले से हमें इंफॉर्मेशन भी देंगी एंड शी विल टेल अस व्हाट कैन बी डन टू प्रिवेंट द कावासाकी डिजीज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राबिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। और जिस तरह के आपने ऑफलाइन भी मुझसे बात करी थी आप कि कोविड-19 अगर 5 साल से कम उम्र बच्चों पे अटैक करता है तो बहुत मुमकिन है वो एक कावासाकी डिजीज को ट्रिगर कर जाए। इसके बारे में हमें मजीद बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डिजीज। देखिए, कावासाकी डिजीज जो है ना, इट्सेल्फ ये होता है कि हमारी बॉडी का जो कुव्वत मुदाफ़ियत होता है ना, वो आपकी जो खून की शरियानों है उस पे जो है वो उसका हमला होता है। और कावासाकी डिजीज में ये था कि मोस्टली ये बच्चे जो होते हैं 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो ये कोविड रिलेटेड जो कावासाकी डिजीज आ रही है ये मोस्टली जो है वो अप टू 90 सही कहने का मतलब है कि सिर्फ अंडर 5 नहीं, पाकिस्तान भर में इसका जो ट्रेंड देखा जा रहा है या दुनिया भर में भी 19 साल तक की उम्र का यानी यंगर जो आपकी पॉपुलेशन है उस पर अटैक कर सकती है। सो आप आमतौर पे कावासाकी डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको ये टेंडेंसी नजर आ रही है, किसी बच्चे में इसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो इसका इलाज क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये तो इसके अलामात क्या हैं। इसके अलामात को जानने के लिए कि इसमें तेज बुखार बहुत ज्यादा होता है, आंखों में सुर्खी आ जाती है, होंठ और जुबान सुर्ख हो जाती है और होंठ में जो है ना वो फटना शुरू हो जाते हैं, और गले के गुदूद बढ़ते हैं, जिस्म पे आपके स्पेशली ये छाती पे और पेट पे रैश अपीयर होता है, और हाथों में सोजिश स्टार्ट हो जाती है और सूज जाते हैं, और लेटर ऑन जो है ना इसमें से स्किन उतरना शुरू हो जाती है, जिल्द उतरना शुरू हो जाती है। तो ये होता है कि जी 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 डॉक्टर राबिया, मैं पूछना ये चाह रही थी कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है कि जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें बच्चों की तादाद कम है, जिसकी वजह से ये मिस इन्फॉर्मेशन या ये खाम ख्याली लोगों में पाई जाती है कि कोविड-19 बच्चों पे अटैक नहीं करता, बच्चे इससे एक तरह से इस्तिस्ना उनको हासिल है, उन पे असर नहीं करता। इसकी ज़रा सी वजाहत और करेक्शन कीजिएगा। देखिए, बच्चों में नो डाउट ये अपीयर होता है, लेकिन उनमें जो अलामात आती है ना वो बहुत जिसे कहते हैं ना माइल्ड किस्म की आती है। उनमें सिर्फ बुखार होगा या नज़ला जुकाम होगी या हल्की सी खांसी होगी, और वो कभी कभार ये होता है कि 2 से 3 दिन तक रहेगा और खत्म हो जाएगा, और पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं कि जी हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो कोविड रिलेटेड कावासाकी डिजीज है ये तकरीबन कोरोना होने के 2 से 6 हफ्ते के दौरान जो है ना ये रीअपीयर होती है। उसमें यही जो अलामात मैंने आपको पहले बताई, और साथ तेज बुखार होता है। सही सही। तो उसमें ये है कि अगर आप बच्चे को तेज बुखार लेटर ऑन हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यू शुड आपने उसको जरूर उस पर जो है ना वो फोकस करना चाहिए कि किस वजह से उसको हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स हों, जैसे आपने खुद कहा तेज बुखार
आंखों में सुर्खी आना, होंठ का फटना, ये गले की गुदूद का एक्टिव हो जाना, ये तमाम चीजें अगर होने लगें तो डॉक्टर्स इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? क्या कावासाकी डिजीज के लिए कोई टेस्ट किया जाता है? किस तरह उनको पता चलता है, वो कंफर्म करते हैं कि ये कावासाकी डिजीज है? देखिए, इसका कुछ स्पेसिफिक जो है ना वो टेस्ट नहीं है, ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है। मतलब कि आप बच्चे को 5 दिन से मुसलसल बुखार है और वो जो है पैनाडोल या सिंपल जो आप ब्रूफिन वगैरह दे रहे हैं उससे कम नहीं हो रहा, बिल्कुल लो, उसे कहते हैं ना एक बेस लाइन होती है हमारी 98.6 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वहां तक नहीं आ रहा, ठीक है। और आपने ऑलरेडी ट्रीटमेंट देते भी रहे हैं, उससे भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा और क्लिनिकली आपको ये सारे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो हम इसको क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं। कुछ बच्चों में ये भी होता है कि सारी चीजें नहीं आती, सिर्फ बुखार होगा या आंखों में सुर्खी होगी या होंठ जो है वो सुर्ख हो जाएंगे या जुबान सुर्ख हो जाएगी, उसमें भी हम इसको कंसीडर करते हैं। बाकी जो भी टेस्ट करते हैं वो इसको सपोर्ट अप करते हैं, जिस तरह इन्फ्लेमेशन के जो मार्कर्स होते हैं CRP और ESR और WBC काउंट्स होते हैं, वो इसको सपोर्ट अप करते हैं, लेकिन डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका कोई भी नहीं। ठीक है, ये है इसके इलाज की तरफ अगर आना चाहूँ डॉक्टर राबिया, तो क्या कहेंगी आप? अगर ये डायग्नोस हो जाता है, तमाम अलामात हैं, क्या ये बहुत सिवियर भी हो सकता है? इसका जिंदगी पे ओवरऑल यानी कोई असर पड़ सकता है? खुदा न खासा क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? थोड़ी इस बारे में भी हमें आगे ही दीजिएगा। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो है ना वो अटैक करता है, और वही खून स्पेसिफिकली जो खून की शरीयाने दिल को हमारे खून की फरहमी कर रही है ना, उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से खून की सप्लाई या तो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को जो है वो बॉडी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन पर ब्लड नहीं जाता, बच्चा शॉक में चला जाता है, बीपी कम हो जाता है। तो इसमें यही हम कहते हैं कि अगर आपको ये अलामात नजर आती हैं तो आप इस चीज को डिले आउट मत करें। अगर इसका कहते हैं कि अगर इसका ट्रीटमेंट विद इन 10 डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सिम्टम्स, यानी कि अलामात शुरू होने के 10 दिन के अंदर शुरू कर दिया जाए तो उसमें फुल रिकवरी चांसेस होती हैं। लेकिन अगर डिले आउट हो जाए तो वो फिर दिल पे इफेक्ट होने का आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यानी इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज एक दफा फिर आपको बताते चलें कि कावासाकी डिजीज जो अगर कोविड-19 की वजह से बच्चे में ये ट्रिगर हुई है, इसमें आपका अपना सिस्टम, आपका अपना एंटीबॉडीज, आपका अपना क़ुव्वत मुदाफ़ियत खून की शरीयानों पे हमला आवर हो जाता है। अगर अलामात ज़ाहिर होने से 10 दिन के अंदर अंदर इसका ट्रीटमेंट कराया जाए तो फुल रिकवरी हो सकती है, वरना अनफॉर्चुनेटली दिल पे इसका असर हो सकता है और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, चीज़ें और पूरा का पूरा उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत इफेक्ट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राबिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए और उसके बारे में हमें आगे ही देने के लिए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और इस तरह के हमने खित्ते में आपको बताया था कि भारत और चीन के बीच में काफ़ी टेंशन्स इस वक्त चल रही हैं। भारत ने मुंह की खाई इस पूरे सिनारियो में, लेकिन फिर भी अपना जो एक टैका होता है और जो उनका ब्रोवाडो है हमेशा से, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं जी हम सोच रहे हैं और हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और हम फलाना धमाका, और जो झूठ का पलंदा होता है, इस तरह की चीजें जब खुलकर सामने आती हैं तो काफी एम्बैरेसिंग होती हैं उनके लिए। एक दफा फिर आपको बताते चलें, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और सुबह सुबह मेरे ख्याल में आप महसूस हो गए होंगे हमारे इस जबरदस्त कुलाज से, जिसमें आपने देखा इंडियन मीडिया किस तरह बात कर रहा है अपने डिजिटल एयर स्ट्राइक की। इस पर हमने सोचा दिफाई तज्जिया भी ले ही लेते हैं। यानी आफ्टर ऑल इतना कहा जा रहा है कि जी अब चाइना को पता चलेगा कि उसने क्या किया है और चाइना को भुगतना पड़ेगा, और हमने क्या रात की तारीकी में जबरदस्त मूव किया है जो वो प्रिपेयर्ड भी नहीं था। जरा जानते हैं कि दिफाई तज्जियाकार इसको कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हारिस। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, क्या हाल चाल है आपके? सर इट इज सो अमेजिंग। मैंने अभी व्यूअर्स को सुबह सुबह महसूस किया है, हमने इंडियन मीडिया का एक कोलाज बनाया और वो कह रहे हैं जी बालाकोट के बाद पाकिस्तान को हमने जिस तरह बताया उसी तरह हम चाइना को सबक सिखाने के लिए हमने डिजिटल एयर स्ट्राइक की है। हम सारे के सारे सोच में पड़ गए कि भाई ये है क्या। पता चला वो डिजिटल एयर स्ट्राइक से उनकी मुराद है कि इंडिया में उन्होंने चाइना से बनने वाली टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया। तो आपके ख्याल में बीजिंग कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस पर? I think Beijing they have no complexity, they have already taught them a lesson. इसलिए वो जाहिर है कि
अपने इनको सारे इनके जो है इस तरह की चीजें वो उनको ब्लॉक कर देगा। और सेकंड ये कि वो इन चीजों में कंसर्न भी नहीं होते हैं। दे बिलीव इन इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट वो कर रहे हैं। और अगर चाइना उनके इंडिया में से कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है तो वो इंडिया को प्रॉब्लम होगी, इसलिए कि इनकी 15% एक्सपोर्ट होती है, चाइना जो इंपोर्ट को 85% के करीब होती है, इसलिए ये तो कुछ कर भी नहीं सकते। और जो मार इनको पड़ी है, और नरेंद्र मोदी ने जाके वहाँ फिर मॉक किया कि वहाँ जाके ना हॉस्पिटल गया ना कहीं गया, आगे पीछे बैरकों में जाके और बड़ी यूनिफॉर्म पहन के और बात करता रहे जाके, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो इंडियन चाइना जो करना था कर लिया। गोलवाइन वैली पूरी उन्होंने की है, उसके बाद उन्होंने जो एक लेक थी उस पर कब्जा कर लिए, फिंगर्स जो रिज लाइन थी वो कब्जा कर दिए। दे कांट मूव नाउ, इवन जो इनका अपनी वो इनकी पोजीशन है आगे दौलत बेग होल्डिंग पे, वहां पर ये जा नहीं सकते हैं क्योंकि सारा रोड कम्युनिकेशन। जो उन्होंने ना कहा कि टिकटॉक हम सब जानते हैं, जैसे फेसबुक है एक ऐप, इंस्टाग्राम है, उन्होंने कहा कि जी ये जब हम इंडिया में बैन कर देंगे, इससे काफी फायदा कमा रहा था तो चाइना को बड़ा फर्क पड़ेगा, और उसको उन्होंने नाम दिया जी डिजिटल एयर स्ट्राइक का। बट आई वांट टू कम बैक, क्योंकि फ्राइडे मैंने बड़ा डिटेल इसके ऊपर एक सेगमेंट किया था कि 6 गुना ज्यादा पलड़ा भारी है चाइना का when it comes to even just the bilateral trade. यानी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, ब्रांड न्यू वीक है जी, और सबसे बढ़कर ये कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब आप सबके साथ पहले जरा से ये ऑडियो बंद कर देंगे। आई कैन हेयर माय गेस्ट पर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हाँ जी, जो जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि दिस इज रीस्किलिंग, तो हम जब तक काम कर रहे हैं घर से तो सारा रास्ता यही, और अगर आपसे भी बात करनी है और पीसीआर से भी बात करनी है तो इसी के थ्रू कर सकते हैं। टेकिंग द प्रोग्राम फॉरवर्ड, शुरुआत में आपने देखा कि हमने आज कावासाकी डिजीज की बात की, इसके अलावा जरा इंडियन मीडिया की तरफ से जो डिजिटल एयर स्ट्राइक है उस पर भी गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब जरा बात करते हैं प्रोविंशियल बजट्स की। वी हैड डिटेल्ड डिस्कशंस अबाउट द फेडरल बजट, वफाकी बजट इस सूरत हाल में जबकि कोविड-19 और मईशत के मुख्तलिफ मसाइल हमारे सामने हैं, हमें घेरे हुए हैं। हमने देखा कि दिस हैज परहैप्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल एनालिस्ट्स ने एग्री किया कि इस सूरत हाल में ये बेहतरीन बजट हो सकता था, लेकिन ऑफ कोर्स ऑपोजिशन के इस पे तहफ्फुज़ात रहे। Today I thought why not zero in into the performance of Sindh, ना सिर्फ उनके प्रोविंशियल बजट के हवाले से कि जिस पे काफी बातचीत की गई, पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबाई बजट में हमने देखा कि जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने की बात नहीं की, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। इवन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो लोगों ने 20%, 25% पे कट्स लिए हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या ये एक अच्छा कदम था सिंध हुकूमत का? क्या इसको मैच करना पड़ेगा बाकी प्रोविंशियल हुकूमतों को? एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पूरे मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन वर्सेस लॉकडाउन का जिक्र किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की मईशत का दिल, हमारा नर्व सेंटर कराची, इसके हवाले से सिंध हुकूमत क्या सोच रही है और किस तरह बिजनेस को, मईशत को, यहाँ के स्मॉल एंड मीडियम साइज ट्रेडर्स को रिलीफ दिया जाएगा और दोबारा मईशत को तरक्की की तरफ गामजन किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऑफ कोर्स वी हैव शर्मिला फारूकी साहिबा, एंड ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटिंग द ऑपोजिशन इन द सिंध गवर्नमेंट which is the PTI, we have Dr. सीमा ज़िया। आप दोनों की आमद का और यहाँ पर मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला, सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूँ, मुझे ये बताइए, इस पर बड़ी लेदर हुई, हाईलाइट किया गया इस बात को कि सिंध हुकूमत ने यकायक हमने बढ़ा दिया है यानी जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों का इजाफा, इसको हाईलाइट किया जा रहा है। कैसे देखती हैं आप इसे? जी शुक्रिया सिद्रा। देखिए, आपको मालूम होगा सिद्रा, आप समझदार हैं एंड यू वेल रिसर्च्ड आल्सो, व्हिच इज समथिंग वेरी रेयर विद द एंकर्स दीस डेज, कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन ऊपर गया है और जिस तरीके से परचेजिंग पावर नीचे गया है, तमाम लोगों को इसका एक झटका लगा है। प्री कोविड टाइम में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर्स हैं, और मैं ये कोट करना चाहूंगी कि जनवरी 2019 से लेके जनवरी 2020, एंड दीज आर प्री कोविड टाइम्स, 10 लाख लोग जो हैं वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, और इसी दौरान 12 महीने के दौरान तकरीबन 80 लाख लोग जो हैं वो शरह ख्वानदगी से नीचे आ चुके मजीद। तो ऐसे हालात के अंदर जहां पर अब इन कोविड टाइम्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, ऑलरेडी इट वाज शोइंग अ नेगेटिव ग्रोथ इन द लास्ट 2 years,
फिर उसके बाद लोकस्ट का अटैक आया है और उससे बहुत ज़्यादा आपके क्रॉप्स, खास तौर पे कॉटन बहुत मुतासर हुआ है। और कॉटन जो है वो आपकी एक मेजर आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है। $2.2 बिलियन का आपको एनुअली वो फॉरेन एक्सचेंज ला के देता है। एंड सो मेनी थिंग्स हैपनिंग ड्यूरिंग कोविड। तो इस दौरान जाहिरी बात है कि जो आपके मुलाजमीन होते हैं, जो एक हुकूमत को, जाहिरी बात है कि ये आपके वो लोग हैं जो हुकूमत का पहिया भी चलाते हैं। ऐसे दौर में आप ये नहीं करते कि आप इनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और आप दूसरी जगह कोई डेवलपमेंट फंड लगा देते हैं। हमने कोशिश ये की है कि हम इनकी थोड़ी सी जो है परेशानी वो मिटिगेट कर सके। आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमंस टू, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज वी आर द एम्प्लॉयर। तो हमने जो है इनकी तनख्वाह बढ़ाई हैं 5 से 10% तक, जो भी हम कर सके। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम ज्यादा बढ़ाएं। हमने एक वक्त ऐसा भी था कि हमने 50% भी बढ़ाई थी तनख्वाहें, लेकिन इस बार हम नहीं कर सके। लेकिन हमने कुछ मिटिगेट किया है उनकी जो इश्यूज हैं। और मतलब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि जी कि बहुत बड़ा हमने तीर मारा है, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में वाहिद वो सूबा हैं इंक्लूडिंग वफाक फेडरल गवर्नमेंट जिसने ये तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में इजाफा किया, और कोई किसी सूबे ने नहीं किया, ना वफाक ने किया। और जो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वफाक की जानिब से ऐसे वक्त में जहाँ पर एक नेशनल मेडिकल इमरजेंसी है, उस दौरान वफाक जो है तमाम सूबों को, ना सिर्फ सिंध को बल्कि तमाम सूबों को कोई एक मेजर रिलीफ पैकेज देता, जिसमें मुलाजमीन की भी तनख्वाहें बढ़ती, जिसमें जो छोटे दुकानदार हैं उनकी भी कुछ आपने कहा कि जिस तरह वेजेस का फर्क है, तनख्वाहें करे। सीमा जी, आप कैसे देख रहे हैं इस कदम को? क्योंकि पीटीआई ने तो एक वफाकी हुकूमत के तौर पे भी, और जहां जहां आपकी प्रोविंशियल हुकूमतें हैं, एक मेरे ख्याल में उसूली फैसला लिया कि इस वक्त इतनी फिस्कल स्पेस नहीं है गवर्नमेंट मुलाजमीन की और पेंशनर्स की तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएं। क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी सी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का भी मामला है, या आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखिए, बात सुने, आप सबको पता है कि इस वक्त हम लोग जिस मुश्किल, वफाक इस वक्त किस मुश्किल मोड़ पे खड़ी है। पिछले 12 साल से ये जो हुकूमत वफाक ने, पीपल्स पार्टी और PMLN की, इन्होंने हुकूमती ढांचे को बिल्कुल खोखला और खत्म कर दिया। और जिस किस्म की करप्शन, इंस्टीट्यूशनल करप्शन हुई है, तो वफाक तो जब अपना दिन ही शुरू करता है, मुझे याद है खान साहब ने मुझे दफा कहा कि मीटिंग में कि जब मैं अपना दिन ही से शुरू करता हूँ तो डेफिसिट पे करता हूँ। ऊपर से जो अब 18वीं तरमीम के बाद जो सारा चंक है वो वफाक प्रोविंशियल डिवीजन में डाल देता है। उसके बाद वफाक के पास तो बहुत कम ही रेवेन्यूज रह जाते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वफाक एवरीवेयर इज परफॉर्मिंग एंड डूइंग वेल। एंड जहाँ रिलीफ की बात है, मेरे ख्याल में इस कोविड में जिस तरह, नॉट दैट कि इसमें कोई वो है, वफाक को करना था सपोर्ट और करना चाहिए था, जिस तरह उन्होंने हर सूबे, खास तौर पे सिंध को जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया है इन टर्म्स ऑफ PPEs और जो मेडिकल इक्विपमेंट था या कोई और किस्म की उनको सपोर्ट चाहिए थी, हाई डिपेंडेंसी यूनिट लगाने थे, इट वाज अ मेजर, इट वाज अ मेजर रोल बाय फेडरल गवर्नमेंट। That is enough. I mean, nobody is denying कि ये चीजें नहीं की गई, लेकिन आपको लगता है कि ये इकदामात काफी थे? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं। जब वो सिंध आते हैं और सिंध के CM से मुलाकात नहीं करते, इट सेंड्स अ रियली बैड मैसेज। ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गई कि जी करप्शन की नजर हो जाते हैं, फंड्स अगर दिए जाते हैं, एतमाद को बहाल करने के लिए ताली दोनों हाथ से बचती है, तो एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? सूबे में आके सूबे के चीफ मिनिस्टर से ना मिलना, इसके पीछे क्या वजूहात रहती है? नहीं, देखिए, ये असल में मेरा ख्याल में बड़ा ज्यादा गलत तरीके से इसको दिखाया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी लेटली भी मीटिंग हुई है, वहाँ पे खान साहब जो थे तमाम मिनिस्टर्स के साथ थे। ये डेट बहुत पहले से डिसाइड नहीं हुई थी, पहले से था, और उस पे आई थिंक उसी दिन कोइंसिडेंटली बजट भी अनाउंस हुआ, तो CM वाज इक्वली वेरी बिजी दैट डे। इट्स नॉट दैट इट वाज नॉट प्लान फॉर CM से नहीं मुलाकात। क्यों नहीं मुलाकात? आई मीन, ही इज मेट देम बिफोर, ही इज इन टच विद देम थ्रू हिज ऑफिस एंड थ्रू हिज मीटिंग्स। So this is a very wrong perception. But secondly, just tell me what this province Sindh has done on ground
पैसे बढ़ाएं अपने गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की, बहुत अच्छी बात है, मगर आपके नॉन डेवलपमेंटल बजट है आपका, आप देखिए मेजर चंक तो आपका बजट का चला जाता है आपके इंस्टीट्यूशंस के ग्रोस मुलाजिम है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, चाहे हेल्थ ले लें, चाहे एजुकेशन ले लें, लोकल बॉडीज का ले लें, या कोई भी डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस उठा के देख लें। बजट बुक्स जब हम देखते हैं लिटरली फॉर द लास्ट 7 years, मैं तो जब देखती हूँ इट्स you just feel like hitting yourself against the wall कि ये क्या परफॉर्मेंस है। कोई स्कीम 12 सालों से it's like a joke, वही स्कीम 12 साल जो आप मुझे बताइए ना, एक अगर ओपीडी बनानी है या एक BHU बनाना है आम सा, जिसके लिए 4 दीवारें चाहिए और एक छत चाहिए और एक टेबल कुर्सी, उसको 10 साल से वो बनता जा रहा है, दोबारा रिपीट में आता है, 10% का काम, 20% का काम, पैसे लैप्स हो रहे होते हैं और इनकी मरातें बढ़ती जाती हैं, इनकी जो लीकेजेस बहुत है सिस्टम में। उसूली तौर पे अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि रियल वेजेस को, परचेजिंग पावर को बेहतर बनाने के लिए, गवर्नमेंट के मुलाजमीन का ख्याल रखने के लिए उनके पैसे बढ़ाए गए। शर्मिला, क्विक कमेंट, उसके बाद डिटेल में भी आपसे बात करूंगी। क्या वजह है कि दोबारा से अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? सीमा इज राइट टू पॉइंट आउट कि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए में जिसके अंदर सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है और रिजल्ट हमें नहीं मिलता, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसका एहतसाब सिंध हुकूमत खुद क्यों नहीं करती? सिद्रा, मैं हर डिपार्टमेंट, मतलब तकरीबन हर डिपार्टमेंट के हवाले से इनके साथ बैठ के बजट यूटिलाइजेशन ऑन ग्राउंड क्या उस पर कार्रवाई हुई है, किस हद तक बना है, मैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, मुवाजना करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगी, यहाँ बड़ी बात की कि सिंध हुकूमत के महकमों में करप्शन है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं सिर्फ तवज्जो इनके दिलाना चाहूंगी उन प्रोजेक्ट के हवाले से जो वफाक सूबे सिंध के अंदर कर रही है, बिलखुसूस कराची में, क्योंकि ये भी कराची से मुंतखब MPA हैं। वफाक ने बनाई एक कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड अथॉरिटी, जिसके तहत वो प्रोजेक्ट ये क्या कह रहे हैं कि ये उनके ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं या उनके ऊपर काम कर रहे हैं जो वफाक से फंडेड हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, पहला इसमें जो प्रोजेक्ट है वो है ग्रीन लाइन स्कीम। इसकी लागत है 24 बिलियन। अब जून 2019, और ये फिगर्स प्लीज आप सुने, और ये मैं इनकी बजट बुक से लाई हूँ, ये हमारी बजट बुक नहीं है। 24 बिलियन का ये टोटल प्रोजेक्ट है। जून 2019 में इन्होंने यूटिलाइजेशन दिखाई है 21 बिलियन की, और जून 2020 में इन्हें यूटिलाइजेशन दिखाई है 19.5 बिलियन की। अब आप मुझे बताइए कि 19 और 21 मिला लें आप, कितने हो गए? 40 बिलियन हो गए। आपको जमीन पे कुछ नजर आ रहा है? कहीं ग्रीन लाइन नजर आ रही है आपको? दूसरा मंसूबा कहाँ गए ये 40 बिलियन? कहाँ पे गए? प्लीज अलाउ मी, मैं आपको बहुत जल्दी मैं आपको दूसरा बताती हूँ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मंगो पीर रोड, टोटल बजट इज 2.44 बिलियन, यूटिलाइजेशन 1.2 बिलियन, 50% यूटिलाइज हो गया। ऑन ग्राउंड आपको कुछ नजर आया? सिद्रा, आप भी कराची में रहती हैं, मैं भी रहती हूँ। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो वफाक कर रहा है सिंध के हवाले से, KMC की फायर फाइटिंग सिस्टम स्कीम, इसकी टोटल लागत है 1.8 अरब रुपए, यूटिलाइजेशन 1.2 अरब रुपए। आपको कुछ नजर आया? आप मेयर कराची से पूछ लीजिए कि इनको कोई एक पहिया भी मिला है फायर फाइटिंग स्कीम का? तो एक कराची जैसे शहर में अभी हमने इसकी अकाउंटेबिलिटी और इस ब्लैटेंट करप्शन की कि आप कागजों पे तो दिखा रहे हैं कि जी पैसा इस्तेमाल हो गया, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। मैं तो चाहूंगी कि डॉक्टर साहिबा ये बहुत समझदार हैं और बहुत काम भी करती है, क्या हो रहा है। वफाकी हुकूमत की वो प्रोजेक्ट्स जो सिंध के साथ कराची के लिए उन्होंने करने थे, उसके हवाले से कि वहां पे जो स्पेंडिंग हो रही है उसका सवाल उठाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वील कम बैक विद डॉक्टर सीमा जियाज रिस्पॉन्स टू।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले एक आम तासुर हमेशा ये होता है कि सिंध हुकूमत के मामलात में करप्शन का मामला बहुत सरगर्म है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पैसों का ज़िया होता है, फंड्स का ज़िया होता है और हमें ग्राउंड पे कुछ नहीं नजर आता। ब्रेक पे जाने से पहले शर्मिला फारूकी साहबा ने इशू उठाया कि विफाक जो प्रोजेक्ट्स के सिंध में कर रहा है उनके नंबर्स की तरफ भी अगर देखा जाए तो हमें वी आर अनएबल टू ऐड थिंग्स अप और हमें ग्राउंड पे चीजें नजर नहीं आ रही हैं, whereas millions have been spent on it. Seema ji, your response to that, the 3 projects that she pointed to. हाँ सिद्रा, ऐसा नहीं है बिकॉज देखिए फरवरी से कोविड की वजह से बिल्कुल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एवरीथिंग केम टू अ स्टैंड स्टिल। तो वो इनफैक्ट वो तो मतलब कि सिंध में तो खुद ही इससे लॉकडाउन शुरू कर दिया वफाक से मशवरा किए बगैर, एंड उसकी वजह से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे जो ऑनगोइंग थे वो फुल स्विंग में अभी भी नहीं आ सके। दूसरी बात है कि जब वफाक कोई काम करता है इट्स वेरी डिपेंडेंट ऑन अ सपोर्ट ऑफ प्रिवेंशन इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, KMC, DMC। एक तो सिंध में इस कदर कराची में एक मौमा है कि कितने तो DMC का एक अलग है, KMC अलग है, हर जगह के वो है। तो इसमें a lot of things on paper have to be approved, a lot of things have to be done between the harmony of these departments, and that takes a little time. लेकिन मुझे ये बताइए कि कोविड तो पिछले 3 माह में आया ना सीमा, ये जो अभी शर्मिला ने नंबर्स को किए ये तो 2019 की भी बात की जा रही है, और अगर इतने बड़े बड़े ब्लॉकेजेस एंड बैरियर्स हैं then people need to sit down and sort them out। फिर क्या वजह है कि वफाक और प्रोविंशियल हुकूमत की आपस में तालमेल ही नहीं है? That's the reason we said 149 लगाए यहाँ पे, और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो वफाक अपने हाथ में ले, because the departments, their efficiency, their back and forth in terms of cooperation with the federal government really hinders many things on ground. It's just not doing a project in a province after 18 amendment, a federal doing a project, it has to get a lot of paperwork done through these departments which are in province, which delay the process, which sometimes try to delay the process as well, So these are very... इस शर्मिला विदास, मुझे लगा था कि शर्मिला की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। शर्मिला, आप हमें सुन सकती हैं? सिद्रा मैं बिल्कुल सुन सकती हूँ। मैं थोड़ी सी वजाहत मैं थोड़ी सी वजाहत करती चलूँ। मेरा ख्याल है कि शायद पूरी तरीके से डॉक्टर साहिबा ने मेरी बात नहीं सुनी। ये जो प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ जो वफाक एग्जीक्यूट कर रहा है, ये सिंध हुकूमत के किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। वफाक ने एक कंपनी बनाई है, कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड अथॉरिटी, ये सूबे वफाक अपने लोगों के तहत एग्जीक्यूट कर रहा है कराची में। ये सर मैंने 3 की आपको बताई, मेरे पास एक लंबी फहरिस्त है जो मैं आपको बता सकती हूँ। लेकिन ताकि वो फिस्कल मामलात हैं वो वफाक अपने हाथ में ले ले। और रिस्पॉन्स टू दैट प्लीज। देखिए मैं सिर्फ इनका कहना चाह रही हूँ कि देखिए पैसे की एग्जीक्यूशन और जो जहाँ पे ऑन ग्राउंड करना है वो बेशक हमने जो कराची के लोग थे यहाँ पे अपॉइंट किए और कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक अथॉरिटी बनाई है, मगर जो प्रोजेक्ट अगर कहीं ले होना है ऑन ग्राउंड वो तो इसी शहर के अंदर होना है ना, उसके लिए तो हमें इंटरकनेक्टेड रहना विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑन ग्राउंड। हम खुद से तो उनको बाईपास करके नहीं कर सकते, उसके लिए जो अप्रूवल चाहिए होता है, उसके लिए जो टेंडरिंग चाहिए होती है, उसके लिए जो हमें जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूवल्स चाहिए होती हैं और मदद चाहिए होती है, उसमें डिलेज आ रहे हैं। एंड वेरी सून यू सी ग्रीन लाइन ऑन ग्राउंड, और मंगर पीर का भी हर चीज जो है इट विल बी वेरी स्पीड अप हो जाएगा। और आप देखेंगे वफाक जो है अपने वादों से हटता नहीं। वो कोविड ही आप देख ले, इन्होंने बड़ा झूठ बोला था कि वफाक ने हेल्प मदद दी की, इनकी बातें खुद ही इनके आगे आ जाती हैं। जो PPEs पहने थे कोविड में इनके आई एम नॉट सेइंग इसमें कोई आर है, उसमें वफाक के स्टैम्प्स लगे हुए थे, जो मास्क पहने थे उसमें NDMA के स्टैम्प्स लगे हुए थे। तो ये ऐसे ही जो है ना जस्ट ऑल द टाइम इनका जो रोना होता है पाकिस्तान के कोविड में क्या हुआ। अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान ने सराहा सिंध हुकूमत को, जिस तरह CM मुराद शाह साहब ने इस पे लीड ली थी, रैपिड रिस्पांस था, चीजें ऐसा लग रहा था they were moving, जायरीन के टेस्ट खुद कराए जा रहे थे, नंबर्स वर इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही थी। अचानक व्हाट हैपेंड दैट सडनली नाउ आफ्टर स्मार्ट लॉकडाउन हम देखते हैं कि पंजाब के नंबर्स कम हैं, सिंध में बदतरीज नंबर्स बढ़ रहे हैं। व्हाट हैपेंड, डिड वी लूज द प्लॉट समवेयर इन द मिडिल? क्या ऐसी मुश्किलात आई?
सवाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सिंध के हवाले से, सिंध एंड कोविड। सीमा से कर रही है सवाल, मुझसे कर रही है? शर्मिला जी आपसे। अच्छा, ओके। पहले तो मैं एक छोटी सी वजाहत जल्दी करती चलूं कि ये जो सारे प्रोजेक्ट मैं बता रही हूँ, इनकी अप्रूवल हो चुकी है बहुत अरसा दराज पहले। अब ये एग्जीक्यूशन की मद के अंदर आते हैं, और जब बजट यूटिलाइजेशन दिखाई जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ऑन ग्राउंड आपने कोई ना कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो इन सब में कहीं मैं 70% यूटिलाइजेशन दिखा दी है, कहीं 50% दिखा दी, लेकिन ऑन ग्राउंड सीमा आप भी मेरे साथ चलें, मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ, सिद्रा को भी साथ ले लेते हैं कि क्या कोई एक चीज भी अगर ग्राउंड पे है इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप, क्योंकि आपकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में है, तो आप जरूर उसकी सूझबूझ जरूर करेंगे जिस तरह आप सिंध हुकूमत की करती हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सिंध के फिगर्स क्यों बढ़ रहे हैं और पंजाब में क्यों घट रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सिंध इस वक्त तमाम सूबों और वफाक से ज्यादा जो है वो टेस्टिंग कर रहा है एज पर WHO गाइडलाइन। वी स्टार्टेड फ्रॉम 80 टेस्ट पर डे एंड वी गॉन अप टू 11,500 टेस्ट पर डे, और हमारी ख्वाहिश है कि हम ज्यादा जाएं। जितने आप टेस्ट करेंगे उतने आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। यू विल कीप ऑन आइडेंटिफाइंग कोविड पेशेंट। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज की जो मुझे खुशी है, मतलब मुझे इस बात का तकलीफ है कि कोविड पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन मुझे ये भी खुशी है कि सिंध में इस वक्त जो रिकवरी रेट है वो 47% है, 47 to 48%, और ये पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। पंजाब में इसलिए कोविड के नंबर्स कम आ रहे क्योंकि वफाक कम टेस्टिंग कर रहा है। एक वक्त था जब जब पंजाब ज्यादा टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन आई डोंट नो क्या रीजन है कि अब उन्होंने टेस्टिंग अपनी लेस देन हाफ कर दी है। आप टेस्ट ही ना करें, आपका एक भी कोविड पेशेंट नहीं आएगा। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिंध ने जो है वो इकदामात अच्छे नहीं उठाए तो वहाँ नंबर्स बढ़े। नो, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। हाँ, आप कितनी SOPs पे फॉलो करवाते हैं अपने अवाम से, कितने आप स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन करते हैं, इट डिपेंड्स कि आपकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो रुकेगी या आपकी जो कम्युनल स्प्रेड है वो रुकेगा। लेकिन सिंध के अंदर नंबर्स आ रहे, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इस वक्त ये है कि कोविड के साथ साथ जैसे वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी बार बार कहा कि हमें मईशत, एंड आई थिंक बिलावल भुट्टो हैज आल्सो एकोड द सेम थिंग कि मईशत हमारे लिए बड़ी अहम है। तो मुझे बताएं कि लॉकडाउन वर्सेस स्मार्ट लॉकडाउन, इंशाल्लाह हम कोविड पे काबू पा भी लेते हैं, उसके बाद हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान क्या है, सिंध के पास क्या प्लान है? क्योंकि सबसे ज्यादा हम देख सकते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेडर्स, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कराची में होती है। इसको रिवाइव करने के लिए किस किस्म की सपोर्ट वफाक से चाहिए और सिंध का प्लान क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगी कि बजट, सिंध के बजट के हवाले से बात हुई तो ये है रिलीफ बजट, ये है सस्टेनेबिलिटी बजट। सिद्रा, अगर आप दुनिया के माशरी माहिरीन से बात करें ना तो वो आपको ये कहेंगे कि जी ये सर्वाइवल का साल है, ये डेवलपमेंट का या कोई ऐसे अमेजिंग प्रोजेक्ट लगाने का साल नहीं। ये साल अगर आप सर्वाइव कर गए तो मईशत आपकी आइंदा आने वाले सालों में बढ़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए भी जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो टारगेट दिया है, इंडिया के लिए 5% दिया है, चाइना के लिए 8% दिया GDP के, वो अपनी मईशत को जो है वो इस तरीके से लेके जाएंगे। पाकिस्तान का प्रोजेक्शन आपको पता है क्या है? इट्स 1%। इसका मतलब ये है कि आप प्री कोविड टाइम्स भी आप झूठ बोल रहे थे कि 5.5% पे आप शुरू हुए थे कि GDP की ग्रोथ हो रही है, फिर आपने उसे रिवाइज किया 4.9 पे आए, और जब एक्चुअल ग्राउंड पे देखा गया तो सामने आया 1.9%, लेस देन 2% आपकी GDP ग्रोथ हो रही थी। एंड नाउ द प्रोजेक्शन है कि आप -0.4% के अंदर जाएंगे। और IMF ने पोस्ट कोविड टाइम के हवाले से भी आपकी जो GDP ग्रोथ है वो उसका जो टारगेट रखा है वो 1%। क्यों? आप पहले आपके प्रोजेक्शन अलाउड। बिल्कुल सही। रियलिटी चेक में एक छोटे से ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, वापस आएंगे तो सीमा और शर्मिला दोनों से पूछेंगे कि ठीक है जी, अगर प्रोजेक्टेड ग्रोथ हमारी इस वक्त माइनस में प्रोजेक्ट की जा रही है, देन व्हाट कैन बी डन टू अनडू इट और टू टर्न इट अराउंड। अगर देखिए, एक तो कोविड ने ऑलरेडी मारा हुआ है, वो तो हमें पता है कि उसकी वजह से मसाइल हमारे सामने हैं। मईशत हमारी स्लो डाउन हो गई थी, हम लॉकडाउन में चले गए थे, लेकिन उसपे सोने पे सुहागा जिस तरह की हम हेडलाइंस कर रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि EU ने अब PIA को बैन कर दिया है, वो 1 स्टार एक एयरलाइन बन के रह गई है। हमारे लिए रेमिटेंसेस की आने वाले दिनों में मुश्किलात होंगी। UAE ये बात कर रहा है कि 10% उसकी एक्सपैट पॉपुलेशन वापस जाएगी। इन सब की तैयारी भी हमें ही करनी है, और हम कितने तैयार हैं इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। और साल 2020 को कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल का साल है, बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते। देन व्हाट डज दैट मीन फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जिनके बेरीना मसाइल, जिनके एसडीजीज को भी अचीव करना हमारे लिए अहम है। सीमा जी, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू द फैक्ट कि प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ थी वो अचीव नहीं कर पा रही पीटीआई की गवर्नमेंट ऑल ओवर, एंड नाउ वी आर इन अ ग्रेटर एंड अ डीपर प्रॉब्लम राइट नाउ? Sidra, I feel things will be very promising. Yes, not I'm sure easy नहीं होगा, बहुत difficult होगा, मगर promising figures भी हैं। अगर आप foreign reserves को देखें जो 18 बिलियन से 18.1 बिलियन इंक्रीज होते हैं, तो this is again something very अच्छा। उसके अलावा आपका जो इस वक्त एक्सपोर्ट भी अगर आप देखें, जो कि सारी दुनिया में जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा जो है मतलब इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन में है। अभी भी जो हमारी एक्चुअल एक्सपोर्ट जो होती थी 24 to 26 बिलियन होती थी, हम इस कोविड में जून में भी 16 बिलियन तक हमारी 80% जो है एक्सपोर्ट हो रही है। और एंड वी आर होपिंग कि ये एक्सपोर्ट जो है नेक्स्ट मंथ में हमारी कम से कम 20 बिलियन तक आ जाएगी। और ये जो एडिशनल अब जो हमारे एवेन्यू खुला है जिसमें हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को पीपीई और मास्क वगैरह मिल रहे हैं, तो उसकी भी एक 100 मिलियन जो है वो एडिशनल होगी। तो एंड इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ है, that probably will not be enough to have that kind of cascading impact। जो इतनी बड़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसके रिवाइवल के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। वक्त मेरे पास कम है। क्लोजिंग कमेंट्स में शर्मिला जी से भी ले लूं। शर्मिला जी, डू वी हैव अ प्लान whether it be the Sindh government or the federal government? इस वक्त आप लोगों के पास कोई प्लान है for the days to come? Yes, even if we survive the next 6 months, उसके बियॉन्ड आप तो क्या देख रहे हैं? देखिए सिद्रा, मैं आपको बहुत जल्दी बताऊं कि एक तो हमने अपने जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको सपोर्ट देनी है। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने 1 अरब रुपए हेल्थ रिस्क अलाउंस रखा हुआ है। ना सिर्फ वो डॉक्टर्स एंड नर्सेज जो इस कोविड के हवाले से काम कर रहे हैं, बट अक्रॉस द बोर्ड। दूसरी चीज ये है कि प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में रखे हुए हैं, इसमें से 20 अरब रुपए कैश रिलीफ हम उन कोरोना से मुतासर लोगों को देंगे जिनकी नौकरियां चली गई या जो डेली वेजेस